डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है, चौथा प्रकार दे रखा है आयनिक त्रिज्या। चौथा प्रकार है आयनिक त्रिज्या, इंग्लिश में कहते हैं आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस और आयोनिक रेडियस से पहले हमने वान डेर वाल्स त्रिज्या, धातु त्रिज्या और सहसंयुग त्रिज्याओं का कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं कि जो आयनिक त्रिज्या होती हैं, आयनिक त्रिज्या को आप एक्चुअल रूप से परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन आयनिक त्रिज्या की जो डेफिनेशन होती है लगभग परमाणु त्रिज्या के समान होती है। डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुने। किसी परमाणु के नाभिक, परमाणु क्या होगा, कुछ आयन, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी आयन के नाभिक और संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या। दोबारा सुनिए, किसी आयन के नाभिक और संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो धनायन बनाता है, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्या बनाता है, ऋणायन। धनायन और ऋणायन को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं हम, आयन। और उन आयनों की क्या निकालते हैं हम, आयनिक त्रिज्या। क्या निकालते हैं, आयनिक त्रिज्या। क्लियर हुआ, डेफिनेशन पता लग गई कि किसी आयन के नाभिक और संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए, जो आयनिक त्रिज्या होती है, आयनिक त्रिज्या का जो मान होता है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए एक चीज अपने को ध्यान रखना है, न्यूक्लियर चार्ज, नाभ की आवेश, नाभ की आवेश, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, नाभ की आवेश निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z/E। Z जो होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इसको हम जनरली मानते हैं, क्या मानते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हियर Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, ये जो आयनिक त्रिज्या होती है या जनरली जो परमाणु त्रिज्या होती है, एटॉमिक जो रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या ये किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, Z/A। तो इसको मैं इस तरीके ले सकता हूँ, इसको शॉर्ट में A.R से डिनोट करते हैं। A.R क्या हो जाएगा अपने पास, 1/, ये क्या होता है, Z/A। तो अपने पास एटॉमिक रेडियस क्या आ जाएगी, E/Z, E/Z। तो देखिए, अपने को ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक रेडियस समानुपाती होती है क्या, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जिसे हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, और क्या हो गई समानुपाती, E/Z, E/Z। और मैं कह रहा हूँ कि जो Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जिनको जनरली हम क्या मानते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या मानते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभ के आवेश, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, प्रभावी नाभ के आवेश। तो ये मैंने आपको आयनिक त्रिज्या के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताई। आयनिक जो त्रिज्या होती है, आयनिक जो त्रिज्या होती है उसको जनरली हम क्या मानते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्योंकि जो एटॉमिक रेडियस होती है उसकी डेफिनेशन भी आयनिक त्रिज्या के समान ही होती है।
यहाँ मैंने डेफिनेशन बताया कि किसी आयन के नाभिक और संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। वहाँ भी डेफिनेशन मैंने परमाणु त्रिज्या में यही बताई थी, और वहाँ ये बताया था कि तरंग यांत्रिकी के अकॉर्डिंग परमाणु त्रिज्या को एक्चुअल रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों परिभाषित नहीं कर सकते? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी दो तरीके की प्रकृति होती है, एक तो वेव नेचर होती है, दूसरी कौन सी होती है अपने पास? पार्टिकल नेचर। जब इलेक्ट्रॉन की प्रकृति हम तरंग मानते हैं तो तरंग की कोई सीमा निश्चित नहीं होती। क्लियर हुआ? तो अपने को जनरली ये ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तो आयनिक त्रिज्या की डेफिनेशन हुई, लेकिन आयनिक जो त्रिज्या होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धनायनिक त्रिज्या, दूसरी कौन सी होती है? ऋणायनिक त्रिज्या। तो देखिए, पहला जो प्रकार होता है उसको देखिए, आयनिक त्रिज्या के प्रकार। आयनिक त्रिज्या के प्रकार, जो आयनिक त्रिज्या होती है दो प्रकार की होती है, क्योंकि उदासीन जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और क्या कर सकता है? ग्रहण भी कर सकता है। इस आधार पर आयनिक त्रिज्या दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार होता है इसमें, पहला जो प्रकार होता है वो होती है धनायनिक त्रिज्या। इंग्लिश में कहते हैं कैटायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस, धनायनिक त्रिज्या। अब देखिए, जो धनायनिक त्रिज्या होती है इसका जो मान होता है उदासीन परमाणु से क्या होता है? कम होता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि जो धनायनिक त्रिज्या होती है उसका मान उदासीन परमाणु से कम होता है, क्यों? देखिए, इसके दो रीजन होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो धनायनिक त्रिज्या होती है इसका मान उदासीन परमाणु से क्या होता है? कम। अब देखिए, जो धनायनिक त्रिज्या होती है इसका जो मान होता है उदासीन परमाणु से कम क्यों होता है? धनायनिक त्रिज्या का मान उदासीन परमाणु से कम क्यों होता है? तो देखिए, इसका पहला रीजन क्या होता है कि जब भी कोई धनायन बनता है, जब भी कोई धनायन बनता है तो उसके संयोजी को उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो तो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने की वजह से जो संयोजी कोष होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो हम जनरली ये कह सकते हैं कि धनायन बनने के दौरान कोषों की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है? या इस तरीके से बोल सकते हैं कि धनायन बनने के दौरान संयोजी कोष समाप्त हो जाता है। तो पहला रीजन क्या है? धनायन बनने के दौरान संयोजी कोष समाप्त हो जाता है। पहला रीजन तो ये पता लग गया कि धनायन बनने के दौरान संयोजी कोष क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। दूसरा सुनिए, दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका रीजन होता है कि जब धनायन बनता है तो जो प्रभावी नाभ की आवेश होता है उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं, इसको मैंने जनरली दर्शाया था, जो नाभ की आवेश होता है धनायन बनने के दौरान नाभ की आवेश Z/E का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात क्या कह सकता हूं? अर्थात Z इफेक्टिव का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब देखिए, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि संयोजी कोष समाप्त हो रहा है या कोषों की संख्या डिक्रीज हो रही है? इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, अपने को ये एग्जाम्पल दे रखा है। अपने पास ये लिथियम का परमाणु दे रखा है,
ये लिथियम का परमाणु है, उदासीन परमाणु, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। तो Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, धनायन, धनायन बन गया। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 2,1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रह गया, 2। ठीक है, अब देखिए ये तो अपने पास लिथियम का नाभिक होता है, ये पहला कोष होता है, और ये अपने पास तीसरा कोष दे रखा है। पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे कोष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये उदासीन परमाणु, ये देखिए लिथियम आयन, ये इसका नाभिक है, और ये क्या दे रखा है, इसका पहला कोष, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरा जो कोष है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो मैंने पहला रीजन बताया कि धनायन बनने के दौरान संयोजी कोष क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दूसरा जो कोष था वो क्या हो गया, हट गया। इसका मतलब क्या है कि धनायन बनने के दौरान संयोजी कोष समाप्त हो गया। यूँ कह सकते हैं कि धनायन बनने के दौरान कोषों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। दूसरा मैंने आपको रीजन बताया कि नाभ के आवेश Z/E का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए इसके लिए Z/E का मान निकालें, तो Z/E का मान बताओ। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दे रखे हैं, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं, 3। 3/3 कितना हो गया, 1। इधर देखिए Z/E, इसके देखिए लिथियम आयन का निकालें तो क्या आएगा, प्रोटॉनों की संख्या 3 दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है अपने पास, प्रोटॉनों की संख्या 3 दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, 2। तो कितना आ गया अपने पास, 1.5। तो मैंने आपको बताया था कि धनायन बनने के दौरान नाभ के आवेश Z/E का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ कितना दे रखा है, 1, यहाँ कितना हो गया, 1.5। तो Z/E का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अर्थात Z इफेक्टिव का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्लियर हुआ। दोबारा सुन लीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि ये जो धनायन होता है, इस धनायन की जो धनायनिक त्रिज्या होती है, इसका मान उदासीन परमाणु से क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, तो पहला रीजन बताया कि जब धनायन बनता है तो धनायन बनने के दौरान इसका जो संयोजी कोष होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये यूँ कह सकते हैं कोषों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ कितने कोष दे रखे, 1 और 2, यहाँ कितना रह गया, केवल अपने पास 1 कोष रह गया। क्लियर। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कि जब धनायन बनता है तो धनायन बनने के दौरान नाभ के आवेश Z/E का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ देखिए Z/E का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। यहाँ देखिए Z/E का मान कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। तो कौन सा मान ज़्यादा है, 1.5। क्लियर हुआ। अब देखिए अब अपने को देखना है धनायन जो त्रिज्या होती है उसको हम डिनोट करते हैं R+ से। धनायन की त्रिज्या जो R+ होती है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है धनावेश की मात्रा, धनावेश की मात्रा। धनावेश की मात्रा जितनी बढ़ेगी धनायन की जो त्रिज्या है उसका मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। देखिए एग्जाम्पल, ये अपने को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखें, अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो दे रखा है Mg+, सॉरी अपने पास दे रखा है Ap2+ और एक दे रखा है Ap3+। इन दोनों में से किसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, तो जिस पर धनावेश कम होगा उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो Ap2+ ग्रेटर देन Ap3+। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अपने पास रखा है Mn2+, Mn4+, Mn7+। इन तीनों आयनों में से किसकी त्रिज्या का मान ज़्यादा है, तो जिस पर धनावेश कम होगा उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो धनायनिक त्रिज्या का घटताक्रम क्या आएगा बताओ, Mn2+ ग्रेटर देन Mn4+ ग्रेटर देन Mn7+। क्लियर हुआ। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो धनायन होता है उसकी जो धनायनिक त्रिज्या होती है
उसका मान उदासीन परमाणु से कम क्यों होता है? तो उसके दो रीजन मैंने आपको बताए कि जब धनायन बनता है तो संयोजी कोष क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है या कोषों की संख्या घट जाती है। दूसरा रीजन बताया कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है Z/E का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए दूसरा जो प्रकार होता है वो होती है ऋण आयनिक त्रिज्या। दूसरा जो प्रकार होता है वो होती है ऋण आयनिक त्रिज्या। इनको कहते हैं एनायनिक रेडियस। देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो ऋण आयनिक त्रिज्या होती है इसका मान उदासीन परमाणु से अधिक होता है, क्यों? ऋण आयनिक त्रिज्या का मान उदासीन परमाणु से अधिक होता है, क्यों? तो इसके भी दो रीजन होते हैं। जिस तरीके से मैंने पीछे बताया कि धनायनिक त्रिज्या का मान उदासीन परमाणु से कम क्यों होता है, उसी तरीके से यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि ऋण आयनिक त्रिज्या का मान उदासीन परमाणु से अधिक होता है, क्यों? तो देखिए पहला रीजन सुनिए। पहला रीजन क्या होता है कि जब ऋणायन बनता है तो ऋणायन बनने के दौरान संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा तो त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला रीजन लिखेंगे ऋणायन बनने के दौरान क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। जब ये प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट, उसका मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो ऋणायन त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन क्या होता है कि जब ऋणायन बनता है तो जो न्यूक्लियर चार्ज मैंने अभी आपको बताया था, नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज या जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज Z/E का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। अर्थात जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये अपने पास फॉस्फोरस एटम है, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके क्या बनाता है, P3-। क्लियर? इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 285। कितना होता है, 285। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,8,8। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तो 15 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो मैंने आपको बताया था क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा, जिससे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका नाभिक दे रखा है, ये इसका पहला कोष दे रखा है, ये इसका दूसरा कोष दे रखा है और ये इसका तीसरा कोष दे रखा है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। इधर देखें, ये जो ऋणायन दे रखा है ये इसका नाभिक है, ये इसका पहला कोष है, ये इसका दूसरा कोष है और ये इसका तीसरा कोष है। इससे तो आपको शायद बराबर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 दे रखी है।
इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंदर कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों की साइज को देखें, दोनों की साइज अपने को आइडेंटिकल दिखाई दे रही है, लेकिन क्या देखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। दूसरा रीजन बताया कि न्यूक्लियर चार्ज Z/E का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। तो देखिए इसके लिए यदि Z/E निकालें, देखिए इसका प्रोटॉनों की संख्या 15 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 15 दे रखी है, तो कितना आ गया? 1। इसमें देखिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या 15 दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 दे रखी है। अब देखिए इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो गया? 55 15 तिरछिंगी 18, तो 5/6 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 6 8 48 और 6 3 18। तो देखिए इन दोनों का कंपेयर कीजिए, इसकी वैल्यू तो 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.83 दे रखी है। तो कौन सी वैल्यू कम है? ऋण आयन की वैल्यू क्या है? कम। क्लियर? तो मैं दूसरा रीजन बता रखा है कि न्यूक्लियर चार्ज Z/E का मान क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, अर्थात प्रभावी जो नाभ की आवेश होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए ऋणायनिक त्रिज्या का जो मान होता है उदासीन परमाणु से क्या होता है? अधिक होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। संपूर्ण जो आयनिक त्रिज्या है उसका बढ़ता क्रम क्या होता है? संपूर्ण आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम, देखिए सबसे कम तो होती है धनायनिक त्रिज्या, उसके बाद क्या होती है? उदासीन परमाणु त्रिज्या, और सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? ऋणायन की त्रिज्या। ये क्रम होता है, क्योंकि जो ऋणायनिक त्रिज्या होती है उसको जनरली हम दर्शाते R- से, उदासीन परमाणु त्रिज्या को स्मॉल r से, और जो धनायनिक त्रिज्या होती है उसको R+ से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? ये क्रम अपने को ध्यान रखना है जनरली। अब देखिए अपने पास जो ऋणायनिक त्रिज्या होती है R-, ये समानुपाती होती है ऋणावेश की मात्रा, ऋणावेश की मात्रा। अब देखिए अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो फॉस्फोरस दे रखा है, एक अपने को दे रखा है P3-, और आपसे पूछ लिया कि दोनों में से किसकी त्रिज्या अधिक होती है, तो आप बताएंगे P3- की अधिक होती है। ठीक है, तो क्रम क्या आएगा? P < P3-, रीजन मैंने आपको बता दिया। सेकंड एग्जाम्पल माना कि अपने को दे रखा है S, S2-, इन दोनों में से किसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी? S < S2-, किसकी ज़्यादा होगी? सल्फाइड आयन की ज़्यादा होगी। तो अपने दिमाग में सेट कर लें कि जितना ज़्यादा ऋणावेश होगा उसकी ऋणायनिक त्रिज्या का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो अपने पास कंप्लीट आयनिक त्रिज्या होती है। अब अगला टॉपिक दे रखा है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, अब देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या चीज समान रहेगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो वह श्रेणी जिसमें उपस्थित उदासीन एवं किसी उदासीन परमाणु या किसी आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन प्रभावी नाभ की आवेश भिन्न भिन्न होता है, ऐसी श्रेणी को सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, वह श्रेणी जिसमें उपस्थित
उदासीन परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन प्रभावी नाभ के आवेश भिन्न भिन्न होता है, उस श्रेणी को हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। क्लियर हुआ? वह श्रेणी जिसमें उपस्थित उदासीन परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन प्रभावी नाभ के आवेश क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, उस श्रेणी को सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहते हैं। तो देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के अंदर जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस ये हमेशा प्रभावी नाभ के आवेश के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक एग्जाम्पल देखिए अपने पास, ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल दे रखा है H माइनस HE Li प्लस B2 प्लस B3 प्लस, ये एग्जाम्पल दे रखा है। इन सभी आयनों और उदासीन परमाणु सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे होनी चाहिए? समान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने होंगे? एक और एक, दो। इसके अंदर भी दो होंगे, 3 माइनस कितना रह गया? 2, 4 माइनस 2 और 5 माइनस 3 कितना रह गया? 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब समय कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। अब प्रोटॉनों की संख्या देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। दिमाग में सेट कर लीजिए, प्रोटॉनों की संख्या पर धनावेश और ऋणावेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है। तो मैंने आपको बताया है, यदि इन आयनों या उदासीन परमाणुओं को यदि हम एटॉमिक रेडियस के घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज करें, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे उनकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? कम। तो देखिए, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस का घटता क्रम, परमाणु त्रिज्या का घटता क्रम क्या आएगा बताइए? सबसे ज़्यादा H माइनस, देन आफ्टर HE Li प्लस, B2 प्लस, और सबसे कम किसकी होगी? B3 प्लस। ये इसका क्या आ गया? क्रम आ गया। एग्जाम्पल क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने को दे रखा है O2 माइनस F माइनस Ne Na प्लस Mg2 प्लस और दे रखा है अपने पास Al3 प्लस। इन सभी आयनों और उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और 2 10, 9 और 1 10, नियोन का 10 होता है परमाणु क्रमांक, 11 माइनस कितना रह गया? 10, 12 माइनस 2 कितना रह गया? 10, 13 माइनस 3 कितना रह गया? 10। अब सब में नंबर ऑफ क्या निकालने अपने को? प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताए कितने आएंगे? इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है तो 8, इसका 9 होता है, इसका 10 होता है, इसका 11 होता है, इसका 12 और इसका 13। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉनों की संख्या किसके अंदर दे रखी है? एल्युमिनियम के अंदर दे रखी है। जिसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? कम। तो बताइए एटॉमिक रेडियस का घटता क्रम क्या आएगा? A.R का घटता क्रम, एटॉमिक रेडियस का घटता क्रम अपने पास क्या आएगा? सबसे ज़्यादा किसकी होगी? O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस। ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग यदि
आपको कोई भी उदासीन परमाणु या आयन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इनको एटॉमिक रेडियस के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए, तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए एटॉमिक रेडियस हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जेड इफेक्टिव के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटोनों की संख्या ज़्यादा होगी उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो क्लियर हुआ। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आज आपको आयनिक त्रिज्या और सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी को बताया कंप्लीट, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करने वाले कारक और वर्ग में आवर्तता किस तरीके से होती है, आवर्त में आवर्तता किस तरीके से होती है, अर्थात वर्ग में एटॉमिक रेडियस का मान कैसे परिवर्तित होता है, आवर्त में एटॉमिक रेडियस का मान कैसे परिवर्तित होता है, इनका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।